आपका पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया निर्माणाधीन मंडी का निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा सबसे सुंदर व हाईटेक बनेगी मंडी, कृषि उत्पादों को मिलेगी विदेशों में पहचान। एमपी बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे छात्र, 1 दर्जन स्कूलों में अब तक नहीं पहुंचे माइग्रेशन प्रमाण पत्र। बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को पटरी में लाने यातायात थाना प्रभारी ने बस स्टैंड में की कार्रवाई। एमजीएम स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, छात्रों को किया गया जागरूक। और रविवार को माताएं रखेंगी हरछठ व्रत। और अब समाचार विस्तार से। कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा 12 अगस्त को वारासिवनी के तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने तहसील कार्यालय में अभिलेखों के लेखा जोखा की जानकारी दी। कलेक्टर श्री डीवी सिंह द्वारा राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की बैठक भी ली गई, जिसमें उन्होंने इन अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। उसके प्राइस निर्धारित कर लो किस एरिया में ज्यादा है, तो सबको पहले 1 हफ्ते पहले नोटिस देके ये फैन वही लगा दो, उनको ले जाओ तहसीलदार साहब को और अपना पूरा पटवारी वगैरह सारे उनको वही बुलाओ, तो इकट्ठे वसूली हो जाएगी। धीरे धीरे समय परिस्थितियाँ और बाकी दूसरे कारणों से विभाग का महत्व कम होता जा रहा है। इसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा कहना है कि आपको बता दें कि तहसील कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जब मीडिया कर्मी कवरेज के लिए पहुंचे तो एसडीएम द्वारा मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका गया, जिससे मीडिया कर्मियों में काफी आक्रोश देखा गया। के जिले से आया हूं जी, जहां पे संपन्नता ज़्यादा है और वहां काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप उतना नहीं था जितना इस जिले में है। सर आज किस बात को लेकर यहाँ पे दौरा हुआ था? मैं एक्चुअली आया था आज, एक तो तहसील का मेरा इंस्पेक्शन था और अभी राजस्व विभाग बहुत सारे नए अभियान चलाने जा रहा है। सभी किसानों को खसरा खतौनी की निःशुल्क नकलें बंटनी है, जो 15 अगस्त से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक बटेंगी। उसकी तैयारी भी हमें देखनी थी, क्या तैयारी हो रही है, और ये पूरे जनप्रतिनिधियों मीडिया सबके सामने ये सार्वजनिक रूप से होगा। और दूसरा मुझे एसडीओ साहब का और तहसीलदार नायब तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण भी करना था और मैं जानना चाहता था कि रेवेन्यू केसेस वगैरह में किस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि तहसील में काफ़ी अच्छी स्थिति है। एसडीओ कोर्ट का मैंने अभी इंस्पेक्शन किया है और ज़िले में मैंने इसी तहसील में ये पाया है कि इनके यहाँ 6 महीने से ज़्यादा के कोई प्रकरण लंबित नहीं है। भविष्य की जो भरत यादव जी माननीय महोदय ने बना कर गए थे, नहीं, जो भी पूर्व कलेक्टर ने जो भी काम शुरू किया है वो आगे जारी रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है जी। देखिए क्या है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, ये एक संस्था की बात है। ये एक संस्था की बात है। अगर किसी अधिकारी ने कोई अच्छा काम शुरू किया है तो उस काम को हम पूरे जी जान से आगे बढ़ाएंगे, उसमें कहीं कोई अच्छा डेडलाइन गाइडलाइन वही रहेंगी जो पूर्व तय की ऑलमोस्ट वही रहेंगी। बाकी आप सब लोगों से विचार विमर्श करके कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं की उत्तीर्ण छात्रों के माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजने में देरी किए जाने की वजह से छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूलों के प्राचार्यों के द्वारा बोर्ड को इस समस्या के बाद बोर्ड के द्वारा माइग्रेशन भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने कहा गया है, लेकिन अब भी करीब 1 दर्जन स्कूलों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाए हैं। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल की समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि 70 स्कूलों के माइग्रेशन रुके हुए थे, जिसकी जानकारी बोर्ड को भेजी गई थी। करीब 90% स्कूलों के छात्रों के माइग्रेशन संबंधित स्कूलों में पहुंच चुके हैं। शेष स्कूलों में माइग्रेशन आने की प्रक्रिया जारी है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए क्या होता है कि अंक सूची के साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी विद्यालय के लिए जो पैकेट बन के आते हैं अलग से, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट उतने विद्यार्थियों के लिए भेज दिए जाते हैं। पर इस साल जैसे कि
हमें ज्ञात हुआ है कि समन्वयक संस्था को ऐसे 70 विद्यालय थे जिनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल को ये रिपोर्टिंग कर दी गई थी और अभी बीच में जब हमने चर्चा की माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से और जबलपुर संभागीय कार्यालय से, तो पता चला कि उनके जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है विद्यालयों के सीधे विद्यालय के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जा रहे हैं। समन्वयक संस्था के माध्यम से जो शेष बचे थे वो नहीं भेजे जा रहे हैं, और यदि कोई समन्वयक संस्था के माध्यम से भी भेजेंगे तो तत्काल हम व्यवस्था कर विद्यालयों को उनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे। वारासिवनी के बचपन प्ले स्कूल में 12 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। इसके तहत स्कूल में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना कर दही हांडी फोड़कर यह पर्व मनाया गया। उद्देश्य क्या रहता है? एक्चुअल में हमारा भारत बहुत सारी संस्कृतियाँ इनमें है और ये सब संस्कृतियाँ बच्चों में आना चाहिए। हमारे यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी क्या मान्यताएं होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ये एक जानकारी इन लोगों के दिमाग में विस्तृत कर डालना, ये एक हमारी मूल उद्देश्य होता है इसका। लालबर्रा के सामुदायिक भवन में 12 अगस्त को प्रेरकों की बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र से पहुंचे प्रतिनिधियों द्वारा नवसाक्षरों की परीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए। ये घटना हमें बताती है कि पढ़ना लिखना तो क्लिष्ट प्रक्रिया है, अकादमिक प्रक्रिया है तो क्लिष्ट है। तो जब वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो हम एक 15 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति से, महिला पुरुष से कैसे उम्मीद करें कि वो खुशी खुशी पढ़ने के लिए आ जाए? ठीक है ना। दिन जी सर, आपका परिचय? मैं मनोज लेमा, राज्य संसाधन केंद्र इंदौर से, और 20 अगस्त को 2017 को जो परीक्षा आयोजित हो रही है जी सर, इसके लिए समस्त विकासखंड स्तरों पर पंचायत लोक शिक्षा समिति के सचिवों और प्रेरकों का प्रशिक्षण आयोजित है। तो इस प्रशिक्षण की न सिर्फ हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें परीक्षा के आयोजन के लिए जो निर्देश हैं उन निर्देशों को प्रसारित कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि जितना लक्ष्य जिले ने निर्धारित किया है तो 100% लोग परीक्षा में उपस्थित हों और साक्षर होकर अपने जीवन में विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शनिवार को इतवारीगंज स्थित निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी में चल रहे निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व अन्य कार्यों का जायजा लिया। साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोटिस निकाल रहे हैं कि आप ज्वाइन ये दूसरी इसका सामने का ऊंची क्वालिटी का मटेरियल पहले कम से कम 100 साल खराब नहीं चाहिए, एकदम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर 1+2 निर्माणाधीन मंडी और निरीक्षण को लेकर की गई चर्चा के दौरान मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि निर्माणाधीन इस मंडी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उपज मंडी गंज रखा जाएगा, जो एयर कंडीशनर्ड, सबसे सुंदर, अत्याधुनिक और हाईटेक मंडी होगी। साथ ही उन्होंने इस मंडी से 500 लोगों को रोजगार देने एवं मंडियों में आने वाले उत्पादन को विदेशों में पहुँचाने की बात कही है। मंडी का निरीक्षण किया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल 11 तारीख जो गई, इसमें शाम को मुझे मंडी का निरीक्षण करना था। वैसे मैंने 2-3 बार किया है। हमने मंडी की जो डीपीआर बनाती है एजेंसी, उसको निर्देशित किया है कि जो अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस वो करीब 10,000 स्क्वायर फीट में है और 10-3 यानी 30,000 का हमारा कुल जमीन है 2 एकड़ 2 डिसमिल, मतलब इसका होता है 84,000 स्क्वायर फीट। इसमें
हमारे देश की छोटे जो नगर हैं उसको यदि दृष्टि डाले तो सबसे सुंदर, सबसे अत्याधुनिक और हाईटेक मंडी बनाई जा रही है। इस मंडी के बनाने के पीछे उद्देश्य है जैविक उत्पाद को यहाँ से हम उपभोक्ता तक पहुँचाएंगे। हमारा अपना बालाघाट कृषि के क्षेत्र में अग्रणी जिला है। हमारे बालाघाट का चिन्नौर, काली कमोद, जीरा शंकर, सेंटेड वैरायटी, जवा फूल, इसके विश्व के बाजार में मांग हो सकती है, इसलिए इसको हम जीआई कर रहे हैं। अभी हमने जीआई करने के लिए चिन्नौर का एप्लीकेशन दिया है। यहाँ पर केमिकल का उपयोग किसान खेत में नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर का उपयोग किसान खेत में नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके चावल पैदा करके नंबर 1 हम अपने बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के लिए इस मंडी का निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा पूरा डेवलपमेंट होगा तो लगभग 500 लोगों को हम यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वो अपनी चीज़ को यहाँ तो बेचेंगे लेकिन विश्व के बाजार में पहुँचाएंगे। हमारा अगला प्रयास है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जो हवाई पट्टी है उसको हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इसको भारत सरकार के सामने प्रस्ताव दिया और वो हवाई अड्डा बने और वहाँ पे कार्गो उतार कर हम यहाँ से वेजिटेबल और फ्रूट्स को छिंदवाड़ा से पैदा होने वाले वेजिटेबल फ्रूट्स को विश्व के बाजार में बेचेंगे। उसी तरह हमारे नज़दीक बिरसी में हवाई अड्डा है, बिरसी से कार्गो में हम यहाँ से वस्तुओं को विदेश तक भेजने के लिए इस मंडी को हाईटेक। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर के विभिन्न जल जमाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को किए गए इस निरीक्षण में मंत्री बिसेन ने वार्डवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। साथ ही विभिन्न वार्डों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ नहीं आएगी। ये जो घर है प्लॉट, ये घर के सामने से अभी ऐसी रोड जाएगी। इसका टेंडर हो गया, अपन गणेश के आसपास इसका काम चालू करेंगे। हाँ, ये हो गया बना रहता है और उसको तोड़ करके गहरा करके कोई लाएगा। ये पूरा ये बंद कर देंगे। इसको बंद कर देंगे। मंत्री बिसेन के इस निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 13 निवासी श्रीमती रुखसाना खान ने बताया कि मंत्री जी ने जल जमाव की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन पर यदि जल जमाव की समस्या दूर नहीं की जाती तो वार्ड वासियों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। रुखसाना खान। मैडम, आज आपने समस्या बताई मंत्री जी को, क्या कहा उन्होंने और क्या समस्या थी? अब बोले तो कि समस्या के समाधान के लिए देखने आए हैं करके मंत्री जी। अब देखते हैं आगे चल के कितने दिनों में समस्या का समाधान होता है। हमारे किस तरह की समस्या है? सर पहले अभी हम लोगों का 16-17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए घर बनने को, कुछ ऐसी समस्या नहीं थी, नाली भी नहीं थी, तब भी समस्या नहीं थी। तालाब आप देखे भी होंगे, पूरा तालाब पर काट चुकी वो आधे से ज़्यादा। वहीं पानी जब ओवर होता है तालाब में, अब पूरा पानी हमारी एक तो डाउन है, आप देख रहे हैं, पूरा पानी यहीं आता है और घरों के अंदर घुसता है। और अभी तो हर 2 दिन में जितने भी दिन एक आधा घंटा भी पानी गिर रहा है तो घर में घुटना भर पानी घुस रहा है। बताइए, पूरा अनाज सड़ गया, हमारा खाने बिस्तर सड़ गया, सब हो गया, अब हम कैसे रहेंगे बताइए ना। एकदम टैक्स। वहीं वार्डवासी श्रीमती रेहाना शेख ने बताया कि जल जमाव की समस्या को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित विभाग को सूचनाएं दी हैं, लेकिन उनके वार्ड की समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। रेहाना शेख। क्या परेशानी जा रही थी? पानी यही है कि परेशानी यही है कि पानी इतना भरता है और थोड़ी 1 घंटा ही बारिश है, आधा घंटा ही बारिश होती है, पूरा घर के अंदर पानी। अभी भी हमारे 2 कमरों में पूरा कीचड़ है, हम साफ नहीं करे, डर के मारे रखी, रात को ही बोरियां रख के सोना पड़ता है हमको कि पानी ना आ जाए रात में अगर बारिश होगी तो। और रात में जो पाइप में पूरा देखिए वो कपड़ा भर के रखना पड़ता है कि अंदर पानी चले आएगा और 2 कमरों में कीचड़ भरा हुआ है। ये नाली है, नाली में कीचड़ निकालते हैं तो बोलते हैं 2 मजदूर भेज देते हैं। 2 मजदूर कितना कीचड़ निकालेंगे सर बताइए आप? वो बस आधा, वो भी 3 बजे के बाद से भेजते हैं, बोले 5 बजे तक निकाले उन्हें कीचड़, यहाँ से इतना निकाल दिए, वो 2 दिन तक कीचड़ पड़ा रहेगा, उसमें दवा भी नहीं डलती, तो हम क्या बीमार नहीं होंगे हम लोग क्या? मोहल्ले में कहीं नालियां भी और मोहल्ले में कहीं नालियां ही नहीं है। ये एक नाली, अगर एक नाली से इतना पानी डाइवर्ट करना है तो इसको नाले जैसा बनाइए, अंडरग्राउंड अच्छा बड़ा नाला कर दीजिए, इसके ऊपर क्या ढक्कन लगा दीजिए, लेकिन ये काम करते ही नहीं है। और हम कब से जा रहे हैं, गर्मियों से जा रहे हैं कि बारिश में हर किसी को दिक्कत होती है खुदाई से। वार्ड निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि वार्ड में जल्द ही 100 मीटर सीमेंट रोड का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही पानी निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया जाएगा। कार्य को पूर्ण करने के लिए DPR बनाने बोल दिया गया है। 16 अगस्त तक DPR तैयार कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
वार्ड नंबर 13 में जो ऊपर तालाब है, हमारे बसें जहाँ खड़ी रहती है उसके ऊपर वाला, उस तालाब के एक छोर का कटाव है और जब पानी ज़्यादा तालाब में होता है तो उस छोर से पानी बस्तियों में आता है, नीचे के मोहल्ले में आता है। लेकिन अभी जो दक्षिण दिशा है वो दिशा में कच्ची नाली काट करके पानी की निकासी इधर से की गई, जो पहली बार किया गया। यहाँ मौके पे आने पे देखने में आया कि ये नाला यदि पक्का बन जाएगा आखिर रेलवे क्रॉसिंग तक, गंगानगर के आगे तक, तो इस तरफ का जो पानी का डाउन पोर्शन है पानी यहाँ एकत्रित नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ के 100 मीटर में सीमेंटेड रोड भी बनना है और जो नाली है वो बहुत पुरानी है, तो उनको लेवल्ड करके डाउन ऊंचे से नीचे की ओर, जिससे कि ग्रेविटी फोर्स से पानी अपने आप निकल जाए, उसका डीपीआर बना रहे। 15 अगस्त तक 16 अगस्त तक उन्होंने डीपीआर का समय मांगा है। जैसे डीपीआर बन के तैयार होगा इसको प्राथमिकता पे हम करेंगे, जिससे कि इस मोहल्ले की जो निकासी पानी की समस्या उसका इस तरह समाधान हो सके। पहले इस मोहल्ले में पक्की सड़कें नहीं थी, विगत 2 वर्षों में हमने पक्की सड़कें बनाई है। अब जहाँ निजी प्लाटे में हम सड़क बनाने की स्थिति में नहीं, फिर भी उसका पानी का निकासी का वैकल्पिक रास्ता करके ये पूरे वार्ड से पानी की जो बरसात में तकलीफ है पानी निकासी उसको दूर करें। साथ ही साथ अन्य वार्डों में भी अब मुझे जाना है, जिन जिन वार्डों में पानी का भरा होता है उनके लिए इससे समाधान क्या होगा, इस पर हम लोग। आजादी के 70 साल पूरे होने और भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर शहर में एक मशाल और तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसका आगाज बीजेपी कार्यालय से किया जाएगा। आयोजित यह मशाल और तिरंगा रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक पहुंचेगी, जहां इस रैली का समापन किया जाएगा। आयोजित इस कार्यक्रम की रूपरेखा कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में शनिवार को बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में रखी गई, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारियों को व्यवस्था किए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा युवा नेत्री मौसम हरण खेड़े ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने शहर के नागरिकों से अपील की है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विशेष रूप से जो 15 अगस्त हमारा आज़ादी का पर्व है उसकी पूर्व संध्या पर पिछले वर्ष भी एक विशाल मशाल यात्रा आयोजित की गई थी। उसी कड़ी में आज़ादी के 70 वर्ष पूर्ण होने का जश्न पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला है। उसी कड़ी में बालाघाट में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ एवं भारत की आज़ादी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग एवं भारत में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक विभिन्न संस्थाओं में सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों के माध्यम से अपनी सेवा देने वाले ऐसे तमाम लोग इस भारत माँ के इस आज़ादी के महापर्व में सम्मिलित होकर एक विशाल मशाल रैली एवं तिरंगा यात्रा निकालने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से शाम 5 बजे प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई हनुमान चौक पर खत्म होगी। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि 14 अगस्त की शाम 5 बजे यहाँ अम्बेडकर चौक पर सब एकत्रित होकर इस विशाल आज़ादी के महापर्व की मशाल यात्रा में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि आयोजित इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसमें पार्टी के सभी संगठन, सामाजिक संस्थाएं, स्कूल आदि का सहयोग लिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जो कि 9 अगस्त 1942 को हमारे भारत के नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और नारा दिया था करो या मरो, और उसी का परिणाम था जो हमें 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त से 14 अगस्त तक इस कार्यक्रम को मनाने का संकल्प लिया, और ये बैठक में ये तय हुआ, आज की इस बैठक में, जिसमें हमारे भाजपा के प्रमुख भाव गौरीशंकर जी भी अभी यहाँ से उठ करके गए हैं। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। और ये तय हुआ है कि 14 अगस्त के कार्यक्रम को, क्योंकि हम सब का कार्यक्रम है, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है, तो पूरे समाज को लेकर और पूरी संस्थाएं जो धार्मिक सामाजिक जो भी आज समाज जागरण में लगी हुई हैं, इन सब को एकत्र कर सबको हम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। और एक बड़ी संख्या में एक मशाल यात्रा भी रहेगी, कुछ झांकियाँ भी रहेंगे भारत माता का, और तिरंगा
इसमें किसी प्रकार के किसी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। केवल हमारे आज़ादी का, जो हमारे क्रांतिकारी और हमारे आज़ादी के परवानों ने जिस झंडे को लेकर के इस देश को आज़ाद कराया, उस झंडे को लेकर के पूरे नगर का भ्रमण होगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने इस कार्यक्रम को भारत की आज़ादी का पर्व बताते हुए सभी के साथ मिलजुल कर आज़ादी का जश्न मनाने की बात कही है। पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सामाजिक संगठन और पूरे समाज को लेकर के अपनी आज़ादी का पर्व को मनाएं। ये भारत की माता की आज़ादी का पर्व है। हम पूरे बालाघाट के नगरवासियों के साथ मिलकर के हम इसको मनाना चाहते हैं। तो उसी तरह हम एक तिरंगा और मशाल रैली के रूप में बालाघाट में रैली निकाल करके हम इस आज़ादी के पर्व का संदेश देंगे। बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने शनिवार को नगर के शासकीय बस स्टैंड में कार्यवाही करते हुए बसों को व्यवस्थित किया और बस संचालकों को निर्देशित किया कि वे निश्चित समय पर ही बस स्टैंड में बसों को खड़ी करें। टाइमिंग पिछली को आपके और कितने टाइम बोला यहाँ पे 20 मिनट पहले खड़ी करने के लिए। लोकल गाड़ी 20 मिनट पहले का गाड़ी है। क्या शास्त्री वाले और देखा आपने पेपर दिखा तो नहीं तुम लोग, इसकी भी रख इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल ने बताया कि बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को लेकर यह कार्यवाही की गई है ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। आज बसों को टाइमिंग के हिसाब से खड़ा करते हैं। जैसे समय से पहले आ जाते थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई होती है, तो वही हम लोग चेक करने आए अचानक कि कौन सी बसें टाइमिंग की और कौन सी बसें बिना टाइमिंग की और अनावश्यक खड़ी हुई। जैसे बस स्टैंड पर जाम लग जाता है ना, जो बसें एक साथ आ जाती हैं जिनकी टाइमिंग नहीं है वो भी आ जाती हैं, उनको हटाने के लिए कार्रवाई करी। छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नगर के MGM स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस, यातायात सुरक्षा, मौलिक अधिकारों सहित अन्य अहम विषयों की जानकारी दी गई। इस शिविर में सिविल कोर्ट के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। और एक चीज़ और है, छोटे बच्चे हैं, भी हो सकता है दौड़ते हुए सड़क से बाहर निकल जाए, तो हमको ये खुद समझना होगा कि हमको आगे बढ़ने से पहले अगर हमको पता है सामने स्कूल आने वाली है, अस्पताल आने वाली है, इस तरीके की कोई जगह जहाँ भीड़ भाड़ हो सकती है, तो अपनी गाड़ी की लिमिट जो है हम उसको खुद ही कम कर दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। तो हमको अपनी जिम्मेदारी, हम इस देश के क्या है, नागरिक हैं, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल 60 साल या जितने भी मैक्सिमम एज होती है उतने का व्यक्ति हो, लेकिन हम सब क्या हैं, हम सब यहाँ के नागरिक हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है इस देश को चलाने के लिए। ये देश जो है वो हमारा भी उसमें एक योगदान होता है, तो हमको इस योगदान को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और का प्रयोग जो है हमको जब आवश्यकता हो तब करनी चाहिए। यू टर्न लेते हुए सावधान रहना चाहिए। हमें इंडिकेटर जब देना है, जब हम मुड़ने वाले हैं। वारासिवली के उत्कृष्ट विद्यालय में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण 16 अगस्त तक चलेगा। अब उन ग्रुपों से पूछूंगा कि आपको पानी के कुछ बोलना है, पानी के बारे में बताना है कि आखिर पानी क्या है। तो पहला ग्रुप, सबसे पहले मेरा एक काम होगा मुझसे कुछ हटके, बिल्कुल ऐसे उनसे हटके और कुछ बताएंगे, उसके ग्रुप को भी लिखूंगा। तीसरे ग्रुप को फिर अंत में इनवाइट सरकार से हम बताएं कि क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, उनको चित्र बना करके। असली में विकासखंड स्तर पर जो BRC होते हैं, विकासखंड स्रोत समन्वय, ये उनके स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो उनने जगह के हिसाब से टेरीवा स्कूल का चयन किया। तो इसमें कक्षा 3री से 5वीं तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका 6 दिवसीय प्रशिक्षण है। तो उसमें गणित और पर्यावरण विषय, तो ये प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि इसी वर्ष से 3री, 4थी, 5वीं में गणित में और विज्ञान में, मतलब पर्यावरण में
इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, जो CBSE पैटर्न पर किताबें आई है, जो पाठ्यक्रम आया है वहाँ का सेंट्रल का, तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार उनको वो पढ़ाएं स्कूलों में, उसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर 104 प्रशिक्षणार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं आए हुए हैं, तो उनके 2 ग्रुप बना दिए है। तो एक दोनों में 52 शिक्षक हैं, तो उनके मास्टर ट्रेनर 2 हैं। तो 2 मास्टर ट्रेनर एक तरफ में पर्यावरण और विज्ञान का प्रशिक्षण दे रहे हैं 52 शिक्षक शिक्षिकाओं को, और दूसरे 2 जो हैं वो मैथ्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 13 अगस्त से नगर के पुराने राम मंदिर में गीत गोविंद गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के संबंध में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव प्रमोद तिवारी ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विगत 11 वर्षों से गीत गोविंद गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित करता है। इस प्रतियोगिता में बालाघाट शहर और बालाघाट शहर के बाहर वाराणसी से भी संस्थाओं के कलाकार बच्चे भाग लेते हैं, और ये कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध होते जा रहा है, और बच्चे बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनको हम लोग पुरस्कार भी वितरण करते हैं, और कुछ संस्थाएं भी हमारे को इसमें सहयोग करती हैं। लगभग कितनी संस्थाएं हैं और कितने बच्चे अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग इसमें 8 से 10 संस्थाएं। कितने बच्चे? और उनके कम से कम 150 बच्चे इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा भैया, ये बताएं, जैसे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, 3 दिन में कौन कौन से कार्यक्रम हैं? 13 तारीख को हम लोग ने उसमें गायन प्रतियोगिता रखी है, जो 2 वर्गों में है, 14 वर्ष से नीचे और 14 वर्ष से ऊपर, और 2 वर्ग के 2 बच्चों की इसमें गायन प्रतियोगिता रहेंगी। इसके बाद 14 तारीख को हमने नृत्य प्रतियोगिता एकल नृत्य की रखे हैं, उसको भी हमने 2 वर्ग में बांटा है, अ वर्ग और ब वर्ग में, जिसमें 14 साल से छोटे बच्चों को अ वर्ग में रखा है। उसके बाद वो है, और समूह नृत्य प्रतियोगिता 15 तारीख को जन्माष्टमी के दिन अवसर पर आयोजित की जाएंगी। तो समूह नृत्य के बाद में भजन का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें बालाघाट शहर के ही जो नवोदित कलाकार हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और भजन का कार्यक्रम रखेंगे। और रात के 12 बजे हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना करके प्रसाद वितरण। और 12 बजे रात को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, विशेष आरती होगी। शहर की पब्लिक से, भक्तों से हमारा निवेदन है, आप आइए, आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट आप सभी श्रद्धालु। भरवेली के सिवनी कैंप निवासी एक छात्रा के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी अमित सांघी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। पीड़ित छात्रा ने बताया कि भरवेली के निखिल धुर्वे के द्वारा करीब 2 वर्षों से उसे परेशान किया जा रहा है, जिससे वह मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रही है और उसके परिजन भी काफी परेशान हैं। छात्रा ने एसपी श्री सांघी से इस मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मैसेज भी करता है इस प्रकार? हाँ, धमकियों भरे मैसेज करता है। कभी आपके घर में भी आया है? हाँ, 2-3 बार ऐसी हरकतें किया है घर पे घुस के। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? अभी 12th कंप्लीट हुआ है। तो कॉलेज आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसी वजह से? उसी वजह से घर से बाहर नहीं जा पाती। मेन रोड पे बदतमीजी करता है, छेड़खानी करता है। कब से जानते हैं आप? ये 3, साढ़े 3, 4 साल से। यानी तब से आपको परेशान कर रहा है? हाँ, तब से। आज एसपी साहब के पास आपने क्या जानकारी दी है? उनके बारे में शिकायत कंप्लेंट की है। वो पुलिस भरवेली में कंप्लेंट भी की थी उनके नाम से, बट कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। इस वजह से हम एसपी साहब के पास आए। क्या बोला एसपी साहब ने? उन्होंने बताया कि आप जाओ उनके पास, कंप्लेंट आपके एफआईआर मतलब एक्शन लेंगे वो लोग। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी श्री सांघी ने तत्काल भरवेली टीआई को मामले की एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। ये एक बच्ची जो कि भरवेली क्षेत्र में रहती है, इसकी माँ और इसके परिजन आए थे यहाँ पे कि वहीं मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का इसको ट्यूशन और ये जब घर से आती है तो परेशान करता है, और इस पे कोई कार्रवाई थाने से नहीं हुई है। तो थाने में निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल इसमें एफआईआर लेके और लड़के को अरेस्ट करेंगे, और इसमें मैंने बोला है कि शाम तक इसमें कार्रवाई हो जानी चाहिए।
इसके पूर्व पीड़ित परिजनों ने मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान से मदद की गुहार लगाई, जिस पर फिरोजा खान द्वारा परिजनों का उचित मार्गदर्शन किया गया। दूसरी बात यह है कि परिवार ने भी समझाइश दी उस लड़की को, लेकिन उस पर भी वो शायद उस लड़की को कि तुम मुझसे बात करो, और वो लड़की का कहना है कि मैं बात करना नहीं चाहती, और इसके पहले भी उसने अन्य लड़कियों को छेड़ चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में और हमारे ज़िले में, हमारे शहर में आज भी ऐसी घटनाओं पे विराम नहीं लग रहा है, और मैं समझती हूँ इसमें पुलिस को भी तत्परता से कार्रवाई करना चाहिए और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 12 अगस्त को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर बालाघाट नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा की और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 आवास बनाने की बात कही गई। बैठक में यह भी बताया गया कि रानी अवंतीबाई चौक से फिल्टर प्लांट बूढ़ी तक 3 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई जाएगी। बैठक में नगर विकास के अनेक मामलों पर भी चर्चा की गई। पूरा करने का टाइम इसका हमारे तक है तो 1-2 महीने एक्सटेंड हो सकता है, इस बार ठीक हो जाएगा। हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कभी भी आदमी पानी पूरेगा, पानी आएगा, गढ़ी और बैहर क्षेत्र में चिकित्सकों और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध न होने के चलते प्रसूता सहित जुड़वा में से एक नवजात बच्ची की मौत होने का एक मामला सामने आया है, जिसमें मृतक के परिजनों ने कार्य में लापरवाही और सुविधाएं न दिए जाने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है। मृतिका प्रसूता का नाम समरिया गढ़ी निवासी सुषमा पति अनंतराम धुर्वे बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 4 बजे के दरमियान प्रसूता को पीड़ा होने लगी। इसे देखते हुए गर्भवती महिला के परिजनों ने जननी एक्सप्रेस वाहन के लिए कई बार फोन लगाया, लेकिन वाहन उपलब्ध न होने के चलते निजी वाहन बनाकर प्रसूता को गढ़ी के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्रसूता ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी कुछ देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद प्रसूता को दोबारा प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसे देखते हुए गढ़ी की नर्स ने बैहर अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन जननी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। निजी वाहन से बैहर पहुंचने के बाद प्रसूता ने एक पुत्र को जन्म दिया और बेहोश हो गई, जिसे देखते हुए बैहर की नर्स ने उसे बालाघाट रेफर कर दिया, लेकिन वाहन कर्मचारियों की हड़ताल का बहाना बताकर शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। निजी वाहन से जिला अस्पताल में प्रसूता को लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा सुषमा को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक सुषमा के पति अनंत धुर्वे ने दोनों ही अस्पतालों में चिकित्सक न होने की बात कही है। क्या नाम है आपका? अंतराम धुर्वे। जो खत्म हुई वो कौन है आपकी महिला? पत्नी। कल 4 बजे से चालू हुआ पीड़ा, तो हम गढ़ी लेके आए। पहले तो जननी एक्सप्रेस में फ़ोन किए, गाड़ी नहीं मिले ऊपर बोल दी। 8 बजे गढ़ी आए, फिर 8 बजे गढ़ी लेके आए, तो वहाँ एक बच्चे को जन्म दी उसने माने। थोड़ा देर के बाद मर गया बच्चा। फिर बाद में 1-आध घंटा वहाँ देखे, फिर दूसरा बच्चा है करके बोली सिस्टर, तो वहाँ से रेफर कर दी बैहर के लिए, तो बैहर लेके आए। फिर दूसरा बच्चा बैहर में हुआ, तो वो जिंदा है अभी। तो वहाँ से फिर सिस्टर बोली ब्लड का कमी है करके, तो वहाँ से लेके आए बालाघाट। तो बालाघाट आते आते शायद हमको मालूम ही नहीं हुआ कितना समय मार गया। मृतिका की जेठानी मीरा धुर्वे ने बताया कि यदि दोनों शासकीय अस्पतालों में चिकित्सक और जननी एक्सप्रेस वाहन उपलब्ध हो जाता तो उनकी देवरानी की जान बचाई जा सकती थी। क्या नाम है आपका? मीरा धुर्वे। कहाँ रहते हो? समरिया में, सुषमा की जेठानी। क्या हुआ था? कैसे? कल 4 बजे से दर्द चालू हो गया था सर, तो गाड़ी जननी एक्सप्रेस को फ़ोन किए, तो गढ़ी में भी गाड़ी नहीं है, बैहर में भी गाड़ी नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो गांव में गाड़ी है, तो गांव में गाड़ी है तो अपने खुद साधन करके प्राइवेट गाड़ी से आ गए, गढ़ी लाए। गढ़ी में फिर वो लड़की है फर्स्ट में जन्म दी, वो आधा घंटा करीब
जीवित थी। उसको फिर अब इधर और डबल बच्चा है करके बोली, तो वहाँ दर्द आ ही नहीं रहा है, तो सिस्टर ने रिफ़र कर दी कहाँ भैया। और सबसे मेन बात तो सर, हमको जननी एक्सप्रेस मिल जाती ना तो हमको ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं होती। और ऐसे भी रोड, गढ़ी रोड बहुत खराब है। ये बैहर से जो आपने लेकर आए थे, तो क्या वहाँ जननी से आए कि प्राइवेट वाहन से? अपने प्राइवेट वाहन से ही आए। बैहर अस्पताल से भी उपलब्ध नहीं कराया वहाँ? जी। और चिकित्सक वगैरह थे क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं है सर, नहीं थे सर, नर्स है जी। तो क्या लगता है अगर वहाँ पे डॉक्टर रहता तो शायद इलाज अच्छा होता? जी, इलाज अच्छी हो जाती। अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद मृतिका के शव को परिजनों को सौंपने की बात कही है। ये सही कोमेंद्र गौतम। सर आज एक मर्ग हुआ है, महिला है सर, कहाँ की महिला है और क्या मामला था? ये महिला है सुषमा धुर्वे, पति अनंतराम धुर्वे, जाति गुण, उम्र है इसकी जो है 25 साल। ये समरिया जो ग्राम पड़ता है थाना गढ़ी में, वहाँ की है। इसको प्रसव पीड़ा मिलने पर कल परिजनों द्वारा जो है इसको गढ़ी के अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इसने जो है बच्ची को जन्म दिया था, जो कुछ देर उपरांत मृत हो गई थी। डिलीवरी के बाद में वहाँ जो स्टाफ मौजूद था, सिस्टर जो है, उन्हें बताया कि एक बच्चा और है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको बैहर रिफ़र कर दिए। रिफ़र करने पर जो है मृतिका ने वहाँ पर जो है बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दी। उसके बाद में वहाँ से डॉक्टरों ने बालाघाट रिफ़र कर दिए। परिजनों ने आज सुबह जो है बालाघाट लेके आए, जहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। सर परिजनों ने क्या बताया सर? क्या किसी की लापरवाही बताया होगा या एम्बुलेंस नहीं मिली, कुछ तो कारण बताया? परिजनों ने बताया कि सर, बयान में क्या बताया उन्होंने? बयान में लापरवाही डॉक्टरों की कुछ बताया नहीं है। उन्होंने बताया कि मतलब डिलीवरी के समय जो है अधिक रक्तस्राव हो गया था, जिसके कारण से जो है संभवतः मृत्यु हुई है। सर ये भी बताया जा रहा है कि जो संसाधन जो उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाया उनको वहाँ पे। उन्होंने ये बताया है कि मतलब 108 और जननी एक्सप्रेस को कॉल किए थे, तो वहाँ से जो इनको ये रिप्लाई मिला था कि वाहन उपलब्ध नहीं है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने मर्ग कायम कर लिया है। पंचनामा कार्रवाई के उपरांत जो है सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस पूरे मामले में अव्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का आश्वासन दिया है। मौत हुई है, देखने में ये आ रहा है कि समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही, जननी का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको। हम एक जांच समिति बना देते हैं, एक अनुभागीय अधिकारी को आज कलेक्टर से कहेंगे कि एक जांच दल बना दें और किस तरह की परिस्थिति हुई उनको, जो जननी सुरक्षा एक्सप्रेस क्यों नहीं मिला, डेथ के क्या कारण थे, उस जांच में सारे बात आ जाएगी। किसी एसडीएम को इसका जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच हम प्रतिबंध मंगा लें। शासन की मंशा के अनुरूप मां तुझे सलाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जाने के लिए जिले के 39 बच्चों का चयन किया गया है, जिन्हें शनिवार को पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए रवाना किया गया। चयनित ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में तैनात जवानों की दिनचर्या, उनकी रहन सहन आदि का अनुभव प्राप्त करेंगे, जो एक सप्ताह तक जवानों के बीच रहकर पुनः वापस आ जाएंगे। सर आपका नाम बताएं। शंकरलाल रहंगडाले, खेल विभाग। सर बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं और कितने बच्चे हैं, कहाँ कट रहे? ये करीब 39 बच्चे जा रहे हैं। ये जयगांव जाएंगे, पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। पहले कहाँ जाएंगे? ये अभी जाएंगे जबलपुर, जबलपुर से ट्रेन द्वारा पश्चिम बंगाल जाएंगे। क्या मकसद को लेकर के ट्रिप निकाला गया है? ये बच्चियों में ये अपने सीमा के ऊपर अपने सैनिक रहते, ये किस प्रकार से अपने क्या बोलते हैं उसको, किस प्रकार का उनका जीवन यापन होता है और किस प्रकार से वो रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा रहता है। ये अपने यहाँ इसी बच्चे जा रहे हैं या और भी जिलों से जा रहे हैं बच्चे? नहीं, और भी जिलों से जा रहे हैं, सिवनी से भी जा रहे हैं, छिंदवाड़ा से भी जा रहे हैं। कितने दिन का ट्रिप है इनका? ये करीब 6-7 दिन का ट्रिप है। कितने टीचर्स जा रहे हैं साथ में इनके बच्चों के? यहाँ से, हमारे यहाँ से एक समन्वयक जा रही है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत खंडवा में एक जंगली सुअर गांव में पहुंच गया। गांव में वन्य प्राणी के होने की खबर मिलने पर वन अधिकारियों ने उसे पकड़कर बोदल कसा के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। आज प्रातः मुझे 6:30 बजे
देवेंद्र नागेश्वर पूर्व सरपंच ने सूचना दी है कि उनके जो घर है उसकी बाड़ी में एक जंगली सुअर आया हुआ है और बैठा हुआ है। सूचना पाते ही मैं तुरंत अपने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर वास्तविक रूप में जंगली सुअर ही बैठा हुआ था। उसकी उम्र क्या थी सर? उसकी 1 से 1.5 वर्ष की मध्य उम्र थी। और कैसे पहुंचा सर वो गाँव किनारे? वो चूँकि वन क्षेत्र वहाँ से निगम का जो वन क्षेत्र है वो लगा हुआ है 1.5 किलोमीटर समथिंग दूरी पर, तो हो सकता है कि मतलब वो इसे अपने घूमते हुए वो विचरण करते हुए आ गया है। इसे कैसे पकड़े उसको? उसको हम लोगों ने जो रेस्क्यू हम लोगों का ऑपरेशन जो रहता है जिसमें हम लोग पास में जाल है, बड़ी वाली जाल, उसके जाल की सहायता से हम लोगों ने उसको पकड़े और विधिवत उसको वन क्षेत्र में ले गए, जो अपना बोदल कस्बा बासी का जंगल है, घना वन क्षेत्र है, वहाँ पे ले जा करके उसको फिर छोड़ा। वारासिवनी में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। यहाँ के समारोह में की जाने वाली परेड की रिहर्सल लगातार जारी है। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पे, जो हर साल परेड होती है और सलामी दी जाती है। तो परेड में क्या क्या बना है? परेड में ये है अपना इसमें शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूल में टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय और कमला नेहरू और नवोदय विद्यालय और साथ में सेंट विद्यासागर और कैरियर स्कूल के ग्रुप है इसमें एनसीसी के बॉयज़, एनएसएस के बॉयज़, रेड क्रॉस, स्काउट गाइड के छात्र छात्र हैं। तो तैयारियां पूर्ण होगी सर कि अभी चलेगी? तैयारी चल रही है, कल से स्टार्ट हुआ है, तो आज थोड़ा सा कल से सुधार लाए हैं हमने, थोड़ा सा कल शुरुआत दिन था तो आज से परेड स्टार्ट हुई है। कब तक चलेगी सर ये तैयारी? ये तैयारी 14 तारीख तक चलते रहेगी, यानी लगातार चलते रहेगी। जितना टाइम हम दे सकेंगे उतना टाइम बच्चों से ले लेंगे। वारासिवनी के उत्कृष्ट विद्यालय में 12 अगस्त को भारत साक्षर योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत प्रेरकों और लोक शिक्षा समिति सचिवों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 अगस्त को होने वाली नव साक्षर की परीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए। हमारे ब्लॉक में टोटल 60 पंचायतें हैं। 60 पंचायतों में 59 पंचायत हमने हमारे लोक शिक्षा केंद्र साक्षर भारत योजना संचालित है। इसमें कुल 97 प्रेरक कार्यरत हैं और 2040 नव साक्षर आगामी 20 अगस्त की परीक्षा में सम्मिलित होने का लक्ष्य रखा गया है। तो केंद्र सर कितने बनाए गए? केंद्र 59 सर पंचायतें बनाए गए, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला? ये जो हमारी केंद्र होंगे शासकीय भवन होंगे, प्राथमिक शालाएं भी हो सकती है, माध्यमिक शालाएं भी हो सकती है और पंचायत भवन हो सकते हैं। सुविधानुसार आंगनवाड़ी केंद्रों को भी हम बना सकते हैं। तो इसकी तैयारी में अभी हमने आज विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें विशेष प्रशिक्षक के माध्यम से समस्त 59 पंचायत के सचिव जो होते हैं हमारे प्रधान पाठक, उनको बुलाया गया है। साथ में समस्त प्रेरकों को बुलाया गया है और साथ में नामांकन फॉर्म वितरित किए गए हैं जिसमें परीक्षार्थियों के नामांकन फॉर्म भरे जाने हैं। उसमें अभी क्या है, 20 अगस्त को नवसाक्षरों की परीक्षा है हर ग्राम पंचायत में, तो उस परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वे सभी प्रेरकों को और साथ ही उनके जो सचिव हैं, वहाँ जो हेडमास्टर हैं, उनको जानकारी दी जा रही है कि कैसे परीक्षा संचालित किया जाना है। और अभी कुछ समय है 20 तारीख को, तो प्रेरकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे साक्षरता केंद्र में निरक्षरों को लेकर आएं या स्वयं उनके मोहल्ले में जाकर साक्षरता कक्षा का संचालन कर उन निरक्षरों को पढ़ाई लिखाएं। शासन की क्या मंशा सर इसके पीछे? शासन की मंशा ये है कि हमारे जो देश का साक्षरता का प्रतिशत है वो एक तो बहुत कम है, दूसरी बात ये कि गांव में अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। इसलिए शासन की मंशा है कि लोग पढ़े लिखें और शासन की जो योजनाएं उनके लिए आती है उसको वे समझ सकें और उसका लाभ ले सकें। लालबर्रा मुख्यालय से गुजर रहे स्टेट हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोगों ने संबंधित विभाग से इस ओर ध्यान देकर सड़क मरम्मत की मांग की है।
जी, आपका परिचय? मैं खेमराज हरिंगखेड़े, बहुजन समाज पार्टी से और ग्राम बल्हारपुर सरपंच। क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं आप अभी यहीं से आवागमन कर रहे हैं? देखने को ये मिल रहा है कि अभी तो बरसात उतनी आई नहीं है, फिर भी ये जो 26 राजमार्ग है इसमें मानपुर के पास में एक मोड़ पर गड्ढा हो चुका है। खतरनाक है, खतरनाक गड्ढा हो चुका है और ऊपर से वहाँ पर पुलिस ने ट्रैफिक के लिए वो भी लगाया हुआ है, तो 2 साइड से गड्ढे हो गए, जिसमें बहुत बड़ी घटना की संभावना है। दूसरी बात कि इधर बस स्टैंड में भी गड्ढा हो चुका है और वहाँ पर गंदगी इतनी है कि लालगढ़ कहते हैं कि कानपुर में क्या देख रहे हैं आप रात दिन यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? यहाँ पर रात दिन देख रहे हैं, ये गड्ढे हैं पूरे, यहाँ पर पूरा अपना ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक आने जाने वाले सब दिक्कतें में जाते हैं, गड्ढे में पानी भरा रहता है। जब तेज बारिश वाला माहौल रहता है तब क्या होता है? पूरा पानी भर जाता है सर, यहाँ पर पूरा 2-3 बार टोटल जैसे उधर से कोई टू व्हीलर वाला है सीधा भाग जाता है, वो गिरने का पूरा डर रहता है, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस। जैसे पानी जब भरता है तब तो गड्ढा नहीं दिखता होगा? तब गड्ढा नहीं दिखता तो गाड़ी वाला सीधा सामने चले जाता है, वो गिरने का डर रहता है, वो धोखे से अगर सामने से गाड़ी आ गई तो उसका एक्सीडेंट होना था। ऐसी घटनाएं हुई क्या अभी? अभी 2-3 बार यहाँ पर भी कोई गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनको चोट नहीं आई है गंभीर, पर घटनाएं हो रही हैं बस बाकी हो रही है। बाकी एक आध दिन अगर से आ जाए, अगर से सामने से ट्रक और गिर जाए तो दुर्घटना होना तय है। तो क्या मांगे आप लोगों की, आप जैसे यहाँ से गड्ढे की मरम्मत हुआ जाए, थोड़ा सा समांतर के यहाँ से पानी भरा हुआ रहता है। क्या नाम है आपका? राजेश स्वामी। कहाँ रहते हैं आप? लालगढ़। क्या स्थिति है यहाँ पे पुलिया के पास? सराठी कानपुर की पुलिया ऐसा है कि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तमाम गड्ढे हैं यहाँ पर, बहुत आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, बहुत यहाँ यात्री बहुत परेशान होते हैं। क्या बारिश में नाला टाइप का बन जाता है बोल रहे लोग? नाला टाइप का हो जाता है बिल्कुल, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं। जो बड़े बड़े गड्ढे हैं तो अभी इन बड़े गड्ढे हैं, परसों एक आदमी यहाँ घुस चुका था, वो तो अच्छा होगा कि बच गया। एक दिन तो क्या कहते हैं, ज़्यादा दुर्घटना का अंदेशा कब रहता है यहाँ पे? दुर्घटना का अंदेशा जब पानी आता है बहुत, तो यहाँ बिल्कुल दिखते नहीं है, बिल्कुल यहाँ पानी भरा रहता है। हाँ, ऐसा लगता है कि एक समान है गड्ढे, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं। आजादी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर रोटरी क्लब टाइगर्स द्वारा नूतन कला निकेतन में एक शाम शहीदों के नाम संगीत निशा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार, 208 कोबरा बटालियन के कमांडेंट कैलाश आर्य, हॉक फोर्स कमांडेंट टाइगर्स के अध्यक्ष भानु प्रताप चौधरी, सचिव महेंद्र देशमुख सहित अनेक अधिकारी मंच पर आसीन रहे। अतिथियों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की तारीफ की गई और आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक हासिल करने वाली कराटे खिलाड़ियों के प्रशिक्षक कृष्णकांत गोदुड़े को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने जरूर आएंगे, तो हमने इस कार्यक्रम को ये रूप दिया और इस कार्यक्रम की गरिमा को तब बढ़ाई जब आप सभी लोगों ने आके इस कार्यक्रम को सार्थक किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जिस आप सभी को इंतजार है कि शाम कैसे सुनवाई हो और हम शहीदों के याद में ये वातावरण को संगीतमय करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब आपके हेडक्वार्टर्स पे गए थे तो हमने निवेदन भी किया था कि आप में से कोई साथी वो आज चाहता है कि मैं गुनगुनाऊं देश के नाम, तो उसका भी हम इस मंच पे हार्दिक स्वागत करते हैं। वो जरूर आए और अपने मधुर संगीत का सभी को आनंद लें। और मैं चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही है, फिर कभी किसी को फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। धन्यवाद। शहीदों के लिए अपनी यादें, अपना विश्वास, उनके प्रति नमन शब्द का उपयोग करते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। शहीद और शहादत, ये वर्ड सुनने में भले ही छोटे हो, लेकिन एक मानवता का सर्वोच्च बलिदान, समर्पण, त्याग, शहादत का रास्ता। हमारा एक
साथी या वो लोग आप याद कर सकते हैं स्वतंत्रता के पहले के उन अवसरों को जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए हंसते हंसते अपनी जान दी। ऐसे कई अवसर हैं जहां पर आम जनता ने 1857 से 1947 तक अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ इस सर्वोच्च बलिदान से लड़ी। उनकी शहादत हम कितना हो किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। और मैं यहाँ चूँकि मेरे साथी बैठे हैं बताना चाहूँगा, इस क्लब का इंस्टॉलेशन अभी हुआ है, इसी साल हुआ है, परंतु इसमें जो भी पदाधिकारी हैं, भानु जी को देख रहा हूँ, चौधरी जी, संजय जी, कपिल जी, ये क्लब तो एक फोरम है, पर ये लगातार बहुत सामाजिक काम हमारे फोर्स के लिए भी, आम जनता के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, सभी पूरे तंत्र से करते चले आ रहे हैं। ये क्लब का एक फोरम जरूर है, परंतु जितने भी सदस्य हैं इन्होंने कभी भी सामाजिक क्षेत्र में कोई भी जिसको बोलते हैं काम करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, लोगों की मदद करने की हो, कोई आपदा की बात हो, सभी में इनके सदस्य आगे आके खड़े होते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो मैं इनको सभी सदस्यों को फिर से बधाइयाँ देता हूँ और इनका खिलाफ इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। रोटी क्लब का शुरू का जो नियम है, जैसे हमारा जो संविधान है, ऐसा 1905 में उनका जो अंदर जो उसका जो रूल्स है, उसमें कोई भी जाति, धर्म या लिंग, कलर ऐसा कोई है, इसलिए भेदभाव नहीं रखा। न्यूज़ को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको साथ में लेके रोटी क्लब शुरू हुआ 1905 में। पहले इन लोगों का बैठने को ऑफिस नहीं था, एक दूसरे घरों में जाके रोटेट होते थे। इस कारण से इसके पढ़कर हमको रोटी क्लब दिया गया था। 1905 से लगातार जो है करीब 200 देशों में ये जो है कि जो रोटी क्लब शुरू हुआ है। और जैसे गोलियां रिपोर्टर है और स्वच्छ पानी पिलाने का है, ब्लड डोनेशन है, तमाम इन लोगों का योगदान जो है दुनिया में जो बाढ़ का दौरान या नेचुरल कैलामिटीज के दौरान जो रोटी क्लब द्वारा दिया गया है। ऐसी जो संस्था जो है आज आगे आगे हमारा जो शहीदों के नाम पे इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए कपेश असादी जी और यहाँ पर रोटी क्लब के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो है कि बालाघाट में सभी सुरक्षा कर्मियों को आप लोगों ने याद रखा, CRPF का, पौधा जवानों का, हाथ फौज का, हमारा जिला बल का जवानों को याद रखा, उनका कठिनाई, उनका जो क्या जो आप लोग याद रखिए, इतना अच्छा कार्यक्रम हमने मिला है। और अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में बताने के लिए मध्य प्रदेश में यदि किसी जिले में ज़्यादा जवान शहीद हुए तो सिर्फ बालाघाट में, जब से नक्सल में शुरू हुआ है। कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा सारेगामापा के कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, वहीं जवानों द्वारा भी देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए।
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 12 अगस्त को कांग्रेस IT सेल की बैठक हुई। बैठक के दौरान संगठन की रीति नीति के अनुसार कार्यकर्ताओं को कार्य करने की सलाह दी गई और सभी कार्यकर्ताओं से 2018 के चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने कहा गया। आप लोगों ने बैठक रखे थे किस संबंध में? आज जिला कांग्रेस IT एवं सोशल मीडिया सेल की बैठक रखी हुई थी हमने, जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक। इस ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में सभी ब्लॉक से जो हमारे अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ में ब्लॉक के कुछ विशेष प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इसका हमारा रीज़न बैठक का यह था कि मासिक समीक्षा बैठक हम अपने संगठन की ले सकें, संगठन किस दिशा में काम कर रहा है, संगठन में काम करने में अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या किसी पदाधिकारी को दिक्कत आ रही है तो और बूथ स्तर तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा लेना हमारा। संतान की सलामती के लिए किए जाने वाला पर्व हर छठ रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन माताएं अपने संतान के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए पूजा अर्चना करती हैं। इस पर्व के मद्देनजर शनिवार को नगर के बाजार में काफी रौनक रही। महिलाएं बांस की टोकरी लाईं और कई सामानों की खरीदारी की। हल षष्ठी पर्व ये बलराम जी का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, इन्होंने इस दिन जन्म लिया था, तो कल ये पर्व है। इसमें पुत्रवती माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इसमें पलाश के पत्ते, कांस, बेरी जो होता है कांटे वाला झाड़, उसको मिला करके एक साथ बना करके और ज़मीन में गड्ढा करके गाड़ करके भी पूजा करने का विधान है। नहीं तो फिर अपना जैसी व्यवस्था हो वैसा श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। और माताएं जब तक इसकी पूजा नहीं करती तब तक भोजन आदि नहीं ग्रहण करती। और इसकी पूजा में विशेष महत्व ये है कि इसमें महुआ चढ़ाया जाता है और महुए की दातुन की जाती है। मंजन जिसे बोलते हैं, बबूल आदि नहीं, मंजन वही महुए की दातुन की जाती है। और इसमें एक सबसे विशेष बात है कि गाय के दूध का, गाय के दही का कोई प्रयोग नहीं होता। इसमें भैंस का दूध होना, भैंस का ही दही होना और हल से जुता हुआ अन्न और फल नहीं खाया जाता, क्योंकि बलराम जी हलधर है और हल हमारा मेन शस्त्र है। तो उसको जो है हल से जुता हुआ न कोई फल न अन्न, उसे नहीं स्वीकार किया जाता। शराब के नशे में जहरीली वस्तु का सेवन करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ग्राम पाथरवाड़ा के एक 32 वर्षीय व्यक्ति राजकुमार धामड़े ने शराब के नशे में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजकुमार धामड़े मजदूरी करता था और आदतन शराबी था। 12 अगस्त को उसने शराब के नशे में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रामपाली क्षेत्र के ग्राम टुइया पार स्थित शासकीय माध्यमिक शाला की छत पर एक युवक द्वारा एक नाबालिग लड़की से दुराचार कर फरार हो गया। 12 अगस्त की सुबह 5 बजे यह घटना हुई। पुलिस आरोपी अजय गोडाने को तलाश कर रही है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया निर्माणाधीन मंडी का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कहा सबसे सुंदर व हाईटेक बनेगी मंडी। कृषि उत्पादों को मिलेगी विदेशों में पहचान। एमपी बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे छात्र। 1 दर्जन स्कूलों में अब तक नहीं पहुंचे माइग्रेशन प्रमाण पत्र। बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को पटरी में लाने यातायात थाना प्रभारी ने बस स्टैंड में की कार्यवाही। एमजीएम स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, छात्रों को किया गया जागरूक। और रविवार को माताएं रखेंगी हर छठ व्रत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।